हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट, जिसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम जो सिलेबस है ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। अब हम कर रहे हैं आपके मानव विज्ञान का पोर्शन, जहां पे हम लोग मानव और स्वास्थ्य और उसकी जो बीमारियां हैं ना उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसमें मैंने लगभग आपके अलग अलग तरह से होने वाले बीमारियों के कारण और उनका प्रिवेंशन क्या हो सकता है उन पे हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज उसी क्रम में जो हम लोग लेकर आने वाले हैं वो प्रोटोजोआ से होने वाले जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। उससे पहले हमें बेसिक्स थोड़े से समझ लेने हैं, क्योंकि ये प्रोटोजोआ क्या होता है ये बेसिकली थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा जिन्होंने पहली बार ऐसा नाम सुना होगा, या फिर आप कह लीजिए कि जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है 10th के बाद से। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊँ तो आपको थोड़ा सा उसका बेसिक तो पता चल ही जाए। ठीक है, आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पे, आज एसी भी नहीं चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम है, आप लोगों की नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले प्रोटोजोआ क्या है उसके बारे में समझेंगे, और देन फिर आपको समझ में आ जाएगा कि असल में ये क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, नाम आपको याद रखना है, और उनका कारण, रीज़न याद रखना है। ठीक है, इतनी दो चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रोटोजोआ ही बेसिकली, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ, या फिर आप कह लीजिए इसके आगे जो भी आने वाली बीमारियाँ हैं, वो उतना ट्रीटमेंट को लेकर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कहीं ना कहीं बीमारी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में उसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि बीमारी का नाम तक आपको याद होना ही बड़ी बात है। ठीक है, चलिए। ये बीमारियां क्योंकि जनरली आपको सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऐसी ये बहुत ही रेयर ऑफ बीमारियां होती हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ जनरली बहुत, अगर आप बहुत ही अनहाइजीनिक कुछ खा रहे हैं तभी आपके कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर आपके जैसे मलेरिया देखा होगा तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मलेरिया एक बीमारी ऐसी है जो आपको बहुत रेयर नहीं, बहुत ही कॉमन सुनने को मिलती है, बट बाकी बीमारियाँ आपको थोड़ा सा रेयर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ को समझने के लिए ना सबसे पहले हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, और वो है हमारा जो क्लासिफिकेशन है ना, पूरे जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ पहले, कि जब भी हम बात करते हैं ना वर्गीकरण की, आज के टाइम में जब हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो साइंटिस्टों के हिसाब से जब हम बायोडाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब जंतु के जो विविधताओं की बात करते हैं ना, उसमें चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे फिर हम एनिमल्स की बात करें, हर जगह आपको बहुत विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो केवल और केवल एनिमल्स की ही लगभग लगभग 84 लाख के आसपास स्पीसीज़ अभी हमें मालूम है। ठीक है, ये हमें अभी मालूम है। हो सकता है इससे ज़्यादा स्पीसीज़ हैं जिनके बारे में अभी मैं डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जंगलों के नाम सुने होंगे। तो वो जो जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, जैसे अमेज़ॉन फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और आपका ये जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, या फिर आपका जो आपने देखा होगा जो भी डिजर्ट्स फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जो डिजर्ट्स होते हैं, वहाँ पे अलग तरह की, क्योंकि हम वहाँ पे इतना आसान नहीं होता है वहाँ पे जाके कोई रिसर्च करना। ठीक है, तो इसलिए वहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात होती है। इसलिए बहुत से एनिमल्स या प्लांट्स ऐसे हैं जो इनके बारे में आज भी हम नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत डीप सी में जाके बहुत से एनिमल्स हमें मिलते हैं, जहाँ तक जाना बहुत इम्पॉसिबल जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत से प्लांट्स वहाँ नहीं मिला, तो हमें बेसिकली अभी हम जहाँ तक पहुँच पाए हैं वहाँ तक ही हमने लगभग 84 लाख, यानी कि लगभग 8.4 मिलियन के आसपास हमने एनिमल्स को अभी तक जाना या पहचाना है। ठीक है, अब इनमें भी इतनी ज़्यादा विविधता है, आप देख रहे हैं 84 लाख, अगर हम जंतुओं को पढ़ना है हमें, या उनके बारे में कुछ समझना है, या इतने प्लांट्स के बारे में हमें जानना है, तो कहीं ना कहीं उनका वर्गीकरण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम अपने वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को समझिए। एक डेटा को हैंडल करना और डेटा को सही तरीके से रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए वर्गीकरण एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि कारण होता है चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, जैसे हम स्कूल की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो स्कूल में भी हम क्या करते हैं, अब हमने सेक्शन बांट रखे हैं कि हाँ ये क्लास क्लास 1 का बच्चा है, या 2 का है, 3rd का है, 4th का है, तो उसमें भी हमने सेक्शन बांट रखे हैं। ठीक है, हमने सेक्शन ए कर रखा है, बी कर रखा है, सी, तो क्या है, हम वहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से हो, या फिर हमने उनको किसी अलग तरीके से कैटेगराइज कर रखा हो, तो ये क्या है हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, हम चीज़ों को समझ पाते हैं।
ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे वर्गीकरण करते हैं तो हम कभी वर्गीकरण अगर कर रहे हैं तो बच्चों का क्या है, कह सकते हैं ना कि आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े कोचिंग कोटा वगैरह जाइए तो वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सेक्शन अलग कर दिया जाता है, जो थोड़ा कम मीडियम, थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं है, थोड़ा मीडियम लेवल पे हैं तो उनका सेक्शन अलग कर दिया जाता है, जो बहुत ही पुअर टाइप के उनका सेक्शन अलग कर दिया जाता है। तो उससे हम अपने आप को कैटराइज करके एक्चुअली में सब चीज़ें समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें किन किन चीज़ की ज़रूरत है और किसको क्या प्रोवाइड करना है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। वैसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं या पूरे प्लांट्स की बात करते हैं तो पूरे जितने, अब हम यहाँ पे बात करें बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है। बायो का मतलब होता है जो लिविंग है और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। अब यहाँ पे हर लिविंग की बात करेंगे, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे वन वो यूनिसेलुलर कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो। अगर हम लिविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वायरस नहीं, वायरस तो एक अलग चीज़ हो गई, बट बैक्टीरिया हो गया, जो भी यूनिसेलुलर भी है, एक कोश के जीव भी हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन आया वो हमारा जो सबसे एक्सेप्टेबल अभी तक हमारे पास है वो है RH विटेकर का 1969 के आसपास एक क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने पूरे जंतु जगत को, यानी कि पूरे बायो कह सकते हो कि जो बायो वर्ल्ड है, ठीक है, उसको उन्होंने लगभग 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है, किंगडम में डिवाइड किया एक्चुअली। मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ आपको चीज़ें। ये है बायोडाइवर्सिटी की बात। तो यहाँ पे हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, जैव विविधता की बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग है ना, उनको हमने कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है, कैसे हम अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं उनको। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो मिलेगा ना इस पूरे बायोडाइवर्सिटी में, इसमें आपको याद रखना है कि RH विटेकर एक साइंटिस्ट थे, RH विटेकर। इन्होंने असल में बोला कि जितने भी अर्थ पे जीव हैं उनके 5 किंगडम होते हैं, 5 जगत होते हैं, ठीक है, 5 किंगडम यानी 5 जगत हैं। तो इसी को हम बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। तो उन्होंने इसमें क्या बोला असल में, वो है इंपॉर्टेंट चीज़ें। उन्होंने बोला कि 5 तरह के आज तक के हमने जितने भी लिविंग हैं उनको हमने 5 तरीके से कैटेगराइज किया, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर के हिसाब से। सबसे पहले एक आता है मोनेरा। ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोश के होते हैं, एक कोश के होते हैं, ये इनका कैरेक्टर है। और साथ में एक कोश के होने के साथ साथ क्या होते हैं, ये एक कोश के होने के साथ साथ ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है ये एक अलग विषय है, बट मैं आपको बस अभी कैरेक्टर बता रहा हूँ। दूसरा जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि मोनेरा के बाद एक कैटेगरी आती है प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा की, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते तो हैं, ये होते तो हैं यूनिसेलुलर, ये भी। तो आपको सर दोनों में क्या फ़र्क है फिर, तो ये यूनिसेलुलर हैं, एक कोश के हैं, बिल्कुल सही है, एक कोश के हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये असल में यूकैरियोटिक होते हैं। आपको सर यूकैरियोटिक क्या होता है, तो अब ये भी एक अलग विषय है, यूकैरियोटिक क्या है, ठीक है, मैं बता दूंगा अभी, बट पहले आप इन बातों को समझिए। ये भी एक कोशिकीय था लेकिन प्रोकैरियोटिक था, ये भी एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक, ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। आगे अगर हम आते हैं ना, तो उन्होंने बोला कि जो तीसरी बात आती है वो आती है फंजाई की, क्योंकि हो सकता है अगला हमारा जो लेक्चर होगा ना वो फंजाई बेस्ड बीमारियां ही होंगी, ठीक है, फंजाई बेस्ड बीमारियां ही होंगी अगर जो हमारा अगला लेक्चर है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन बताना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हमें कवर करनी थी, इसलिए मुझे लगा कि ये क्लासिफिकेशन बता दूँ ताकि आपको एक बेस पता हो कि असल में फंजाई क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ताकि आपको फिर वो पढ़ने में ज़्यादा आसान है, ठीक है। फंजाई है तो फंजाई की क्या खासियत है, फंजाई की खासियत ये है कि ये तो मल्टी सेलुलर है, पहली बात मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है यानी कि बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है ना। तो फिर और क्या खासियत इसकी, बहुकोशिकीय है और यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। चलिए ठीक है, और आपने कहा सर 5 थे, आपने तो 3 ही बताया हुआ है, तो आगे भी देख लेते हैं।
चौथा देख लेते हैं। फिर चौथा आता है प्लांट। प्लांट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो आपको पता है ये भी हमारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ये भी क्या है, मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, और साथ में यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और ऐड हो जाती है, दैट इज़ वो कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है एनिमल्स। एनिमल्स यानी कि जिन्हें हम जंतु बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो जंतु हैं इनके लिए हमारे पास क्या है, ये भी मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, और साथ में यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, और साथ में ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब है कि जो स्वपोषी नहीं है, ठीक है, जो परपोषी, इनको हम बोलते हैं परपोषी बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। अब ये फंजाई जो है ना, इसके साथ एक अलग चीज़ है। ये फंजाई असल में हेट्रोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है, यानी कि ये परपोषी होता है, ये खुद भोजन नहीं बनाता है, ये दूसरे पे भोजन के लिए निर्भर होता है। और वहीं पे इस प्रोटिस्टा की बात करते हैं ना, तो ये प्रोटिस्टा के साथ खासियत ये है कि ऑटोट्रॉफिक भी होता है और ये हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। अब मैं यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार हिंदी में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जितने भी अर्थ पे लिविंग है, पूरे जीव हैं, जितने जिंदा हैं, जिनके हम जिनको बोलते हैं कि ये लिविंग है, उनको आर.एच. विटेकर ने बोला कि ये 5 किंगडम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी तक हमें क्या लगता था कि केवल 2 ही हैं जो जिंदा हैं, एक एनिमल और एक प्लांट, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, एनिमल और प्लांट तो 2 कैटेगरी हैं, केवल 3 और हैं, 3 और जंतु हैं जो इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है। या अलग कह लीजिए कि जो 3 और लिविंग चीज़ें हैं यहाँ पे, सजीव चीज़ें जो यहाँ पे रह रही हैं अर्थ पे। मोनेरा जो होते हैं ये असल में प्रोकैरियोटिक होते हैं। और प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और ज़्यादा विकसित नहीं, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया असल में आपका प्रोकैरियोटिक होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। ये बैक्टीरिया ही है पहली बार जो अर्थ पर आए, ठीक है, एज अ लिविंग। पहली बार यही ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनका नाम आपने सुना, साइनोबैक्टीरिया नाम सुना होगा, यही थे जो पहली बार अर्थ पे आए थे, ठीक है। तो इनसे ही हमारा धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। तो बैक्टीरिया है सबसे पहले, इसीलिए इनको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रो का मतलब तो बहुत पुराने, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा अपग्रेड हुए, तो अपग्रेड होने के बाद जो बने वो ये बने, प्रोटिस्टा बने। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये देखिए, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर थे तो ये भी यूनिसेलुलर थे। तो डिफरेंस कहाँ पे आया, डिफरेंस आया इनके कह सकते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रिशन में डिफरेंस आया। न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस आया, ये ऑटोट्रॉफिक होते थे और ये क्या हो गए, ये ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हो गए। यानी कि कुछ ने अपने आप को अडॉप्ट करके अपना भोजन क्या कहते हैं खुद बनाते थे, और कुछ और ज़्यादा इवॉल्व हो गए, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते थे, वो दूसरे ही प्रोटिस्टा पे डिपेंडेंट होते थे अपने भोजन के लिए। वो दूसरे बैक्टीरिया को ही खाकर अपना भोजन कंप्लीट करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इससे एक लेवल थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ। अब ये दोनों यूनिसेलुलर थे, लेकिन अब जो जीव बना, जो नेचर ने एक नया जीव बनाया, या के लिए जो नया सजीव बनाया, वो असल में अब यूनिसेलुलर ना होकर मल्टीसेलुलर हो गया। यानी कि अब उसमें बहुत ढेर सारी कोशिकाएं हमें देखने को मिलने लगी, ठीक है। तो उनका नाम हमने रखा फंजाई। और इनके साथ अच्छी बात क्या थी कि ये हेट्रोट्रॉफिक थे और यूकैरियोटिक थे, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा जो इवॉल्व हुए वही हमारे प्लांट कहलाएं। और प्लांट के बाद जो सबसे डिफरेंटली जो इवॉल्व होकर सामने आए वो आए हमारे एनिमल्स, ठीक है। तो ये पैरेलल वर्ल्ड में चल रहे थे। ये प्लांट ऐसा नहीं है कि प्लांट से हम आए, ऐसा नहीं है। हम अलग ग्रो कर रहे थे इवोल्यूशन में और प्लांट अलग ग्रो कर रहा था इवोल्यूशन में, ठीक है। ये अलग ग्रो कर रहे थे, सबके सब अलग ग्रो कर रहे थे, इसीलिए हम ये 5 किंगडम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इनका एक दूसरे से कोई लेना देना, लेकिन ये पैरेलल वर्ल्ड में एक दूसरे से कह रहे हैं कि डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे के लिए अपने आप को ग्रो कर रहे थे, अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब फंजाई तो आपको दिख गया, लेकिन जो प्रोटिस्टा है ना, इसी के अंतर्गत इसको जब हम इसका जब सब क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो इसी में आते हैं हमारे प्रोटोजोआ, ठीक है। ये जो प्रोटिस्टा हैं असल में इन्हीं प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं हमारे क्या, प्रोटोजोआ, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया कि प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ असल में ज़्यादातर क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। जैसे कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा। आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम का। आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा। ये सारे के ही सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटोजोआ ही असल में क्या है, आपको समझ में आ गया कि ये आपको कैसे देखें। अमीबा देखिए केवल एक सेल होता है उसका, यूग्लिना देखिए केवल एक सेल दिखाई देगा, पैरामीशियम देखिए केवल एक सेल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये होते ही यूनिसेलर हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब हो गया कि तो इनकी न्यूक्लियस थोड़ी सी वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। और ये कैसे होंगे, ये अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं और या तो दूसरे पे भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। प्रोटोजोआ समझ में आ गया, प्रोटोजोआ क्या है। ठीक है, अब अगर यही चीज़ें हमारे लाइफ में, अगर हमारे ह्यूमन लाइफ में आए और हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, ठीक है, ये अनहाइजीनिक तरीके से हमारे फूड में आ जाएं या हमारे डेली रूटीन में आ जाएं, तो ये हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्योंकि यही प्रोटोजोआ है, इनका भी फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन में हमें स्पोरोजोआ देखने को मिलते हैं, फ्लैजिलेटा देखने को मिलते हैं। ये इनका अपना खुद का क्लासिफिकेशन एक होता है। तो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको केवल ये बताने की कोशिश कर रहा था कि असल में प्रोटोजोआ होता क्या है। इस क्लासिफिकेशन में जब हम आते हैं तो इसी प्रोटिस्टा में बहुत से सब फाइलम होती हैं, बहुत से उप वर्गीकरण किए जाते हैं जिनमें ये प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है, अब इनकी वजह से जब ये हमारे फूड में या फिर ये हमारे कह सकते हैं कि डेली लाइफ में कहीं से भी अगर हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं ना, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर आ गए तो देखिए एक छोटा सा बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा ही, ये भी एक यूनिसेलर ही है। तो जब ये हमारे बॉडी में आएगा तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और फिर हमें बीमारियाँ होंगी और उसी बीमारियों को फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, और उस बीमारियों को हम क्या बोलेंगे, उन्हीं बीमारियों को हम बोलेंगे प्रोटोजोआ रोग। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ। चलिए, तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने में इतना टाइम लग जाता है। चलिए, प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक है, एक यूनिसेलर है तो माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, स्कोपिक का मतलब है जो माइक्रोस्कोप में हम उसको बेसिकली लार्ज फॉर्म में देख रहे होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल है, हमने पहले ही देख लिया कि ये सिंगल सेल है। ठीक, अब आपके लिए ये लाइन समझना और आसान हो गया। वाले जीव होते हैं जिनमें एक मेम्ब्रेन से घिरा न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोटिक होते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया यूकैरियोटिक होता है। अब यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है, विकसित होता है। और विकसित न्यूक्लियस का मतलब होता है कि उनकी मेम्ब्रेन, उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वो आपको साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, वे खुद से चल फिर सकते हैं। मैंने बोला इनके पास फ्लैजिलेटा होते हैं, मतलब फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला का मतलब एक पैर जैसी संरचनाएं होती हैं जिनके थ्रू ये खुद चल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से तो ये जंतु वाली एक फीलिंग आई यहाँ पे ना, ये क्या कहते हैं, मूव कर सकते थे, खुद से चल सकते हैं। वे एनर्जी के लिए दूसरे माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और एल्गी को खाकर छोटे खुद भी रहने वाले जानवरों की तरह काम करते हैं। ठीक है, जबकि कई नुकसान ना पहुंचाने वाले होते हैं और मिट्टी या पानी में आज़ादी से रहते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं, यही है खतरनाक। जो पैरासाइट हैं यही हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो तो क्या है, वो फ्रीली अपना मिट्टी में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, जो बीमारियां पैदा करते हैं। और यही पैरासाइट हमारे लिए बीमारियां पैदा करते हैं और इन्हीं को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले किस तरह की प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ। सबसे पहले वेक्टर जनित है। वेक्टर का मतलब होता है कारक, कारक। ठीक है, किसके कारण से ये बीमारी हो रही है। प्रोटोजोआ तो एक कारण है, लेकिन वो प्रोटोजोआ क्या डायरेक्ट हमारे बॉडी में आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। हमारे बॉडी में डायरेक्ट कुछ भी नहीं आ सकता। एक बैक्टीरिया हमारे बॉडी में डायरेक्ट नहीं आ सकता है जब तक कि हमें चोट ना लगे या फिर हम जब तक अनहाइजीनिक तरीके से उस बैक्टीरिया को अपने बॉडी के अंदर कहीं से भी वो ना चला जाए, तब तक हमारे बॉडी में एक बैक्टीरिया भी नहीं आ सकता है। तो ये भी नहीं आ सकता है क्योंकि बैक्टीरिया भी यूनिसेलर, ये भी यूनिसेलर। ठीक है, लेकिन ये किसी के द्वारा तो आ सकते हैं, किसी के द्वारा लाए जा सकते हैं। इसीलिए जिनके द्वारा लाए जाते हैं ना उनको हम वेक्टर बोलते हैं, कारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल मच्छर। ठीक है, मलेरिया का एग्जाम्पल, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, अब मलेरिया होता कैसे है, तो आप क्या कहते हो, मच्छर से होता है मलेरिया। लेकिन क्या मलेरिया से मच्छर होता है? नहीं। मतलब मच्छर से मलेरिया होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो मलेरिया होता है वो तो प्रोटोजोआ से होता है। ये जो जीव है ये हमारे शरीर में आ जाएगा तो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, अब वो चाहे मच्छर लेकर आ जाए, चाहे फिर ये जीव को आप डायरेक्ट अपने बॉडी में किसी और तरीके से ले आइए, ठीक है, मलेरिया तब भी हो जाएगा। बस उस जीव का हमारे बॉडी में आना ज़रूरी है वो। लेकिन सबसे जो इजी मेथड है या कह लीजिए सबसे ज़्यादा जो तरीका हमने देखा है मलेरिया का, वो यही देखा है कि मच्छर के अंदर ही ये प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। और जिसकी वजह से जब मच्छर हमें काटता है
और वो जब अपना कहते हैं ना जिसको आप डंक बोलते हो या जो भी है, ठीक है, जब वो डंक को अपने हमारे स्किन के अंदर इंसर्ट करता है, इंसर्ट करते वक्त वो अपना लार्वा हमारे स्किन पे छोड़ता है, लार्वा मतलब अपनी लार को अपने स्किन से हमारे स्किन पे लगाता है, ताकि वहाँ पे जब वो उसने निडल को अपनी सुई को वहाँ पे लगाए ना तो हमें दर्द ना हो, क्योंकि हमें दर्द होगा तो हम उसे हाथों से मार देंगे, तो वो फिर कभी खून तो चूस ही नहीं पाएगा। तो अपने लार्वा को, अपने लार को वो गिराकर वहाँ पे अपने हमारी स्किन को अनेस्थेटिक कर देता है, यानी कि हमें वहाँ पे दर्द नहीं महसूस होता है, ठीक है। और अगर दर्द नहीं महसूस होगा तो आप मच्छर को पता ही नहीं चलेगा और आपका वो खून पीता रहेगा। लेकिन खून पीते वक्त जब उसने आपके आपके यहाँ पे लार गिराया ना, अपना अपना सलाइवा गिराया, तो सलाइवा में ही तो प्रोटोजोआ था। तो वो प्रोटोजोआ क्या होगा, वो आपके खून में चला जाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा, और फिर जब वो आपके ब्लड में चला गया तो आपके बॉडी में चला गया, फिर आपके पूरे बॉडी में वो प्रोटोजोआ फैल जाएगा, और फैलने के बाद फिर वो बीमारियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर वाली कुछ बीमारियाँ होती हैं। कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो जो कि अनहाइजीनिक तरीके से आप पानी या खाने में चले जाएंगे तो वहाँ से होते हैं। तो ये जो मलेरिया वाले हैं ये वेक्टरली बेसिकली क्या होंगे, वेक्टर वाले होंगे, यानी कि किसी न किसी के माध्यम से जाएंगे, चाहे वो मच्छर है ना, मच्छर के माध्यम से जाएंगे, तो वो है यहाँ पे। तो ऐसी बीमारियाँ हम पढ़ने वाले हैं पहले जो वेक्टर के द्वारा होती हैं, ठीक है। वेक्टर बॉर्न बीमारियाँ इंसानों में होने वाली बीमारियाँ हैं जो जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट से होती हैं। ये जीवित कैरियर्स खासकर खून चूसने वाले कीड़े जैसे मच्छर, टिक्स और पिस्सू से फैलती हैं। ये कैरियर्स किसी इन्फेक्टेड होस्ट से जन्म लेते हैं और जब किसी नए इंसान को काटते हैं तो उसे उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वही बात है, मैंने बोला ना, वेक्टर का मतलब होता है जो बीमारी को कैरी कर रहा है, जो प्रोटोजोआ को लेकर चल रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बीमारियाँ मलेरिया है। तो मलेरिया के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया है। कारण क्या है, मैंने बोला प्लाज्मोडियम जीनस का। ये प्लाज्मोडियम जीनस जो है ये असल में प्रोटोजोआ की ही कैटेगरी आती है, ठीक है। मैंने बोला ना प्रोटोजोआ के भी अपने फाइलम होते हैं, अपना अलग सब फाइलम होता है। तो इस प्रोटोजोआ में बेसिकली एक प्लाज्मोडियम होता है, और प्लाज्मोडियम का भी आपका जो आमतौर पर ज़्यादातर देखना है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम देखने को मिलेगा और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये दो तरह के प्रोटोजोआ हैं जो कि मलेरिया को कॉज करने में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। की वजह से होता है यह इन्फेक्टेड मादा एनोफिलीज। और मच्छर कौन सा होता है, फीमेल एनोफिलीज मच्छर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। फीमेल असल में यहाँ पे जितने भी मच्छरों द्वारा बीमारियाँ होती हैं ना, वो उसमें आपने देखो केवल और केवल फीमेल ही हैं जो कि बीमारियाँ करती हैं। इसका कारण ये होता है कि फीमेल ही हैं जो कि खून चूसती हैं असल में। मेल मच्छर कभी खून नहीं चूसता, ठीक है। उसके पास उतना बड़ा डंक ही नहीं होता है कि वो हमारे स्किन में अपना डंक लगा सके या घुसा सके, ठीक है। वो केवल फीमेल के ही पास इतने बड़े लंबे डंक होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे स्किन के अंदर तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो भी बीमारियाँ फैलेगी केवल और केवल फीमेल मच्छरों के द्वारा ही फैलेगी। वो अलग अलग जाति के होंगे, वो अलग बात है। जैसे यहाँ पे जो जाति है वो एनोफिलीज मच्छर की है, ठीक है। एनोफिलीज जो हमारा मच्छरी है, जो भी कह लीजिए, वो क्या करेगा, ये हमारी बीमारी को फैलाएगा। तो आपको दो नाम याद रखने हैं यहाँ पे, फैल्सीपेरम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम के, और ये कारक कौन है, वेक्टर कौन है, ये फीमेल एनोफिलीज मच्छर है, ठीक है। तेज लक्षण क्या है, तो लक्षण आपको सबको पता है, सबने कभी न कभी मलेरिया को झेला होगा। तो आसपास तेज बुखार हो सकता है, कंपकपी वाली ठंड लगना और बहुत ज़्यादा पसीना आना, अचानक होने वाले दौरे, ठीक है। ये अगर अचानक होने वाले दौरे असल में बहुत ही सीवियर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसकी पहचान है, दूसरे लक्षणों में तेज सिरदर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, थकान होगा, उल्टी होगी और एनीमिया शामिल है, ठीक है। गंभीर मामलों में ऑर्गन फेल्योर तक की बात पहुंच जाती है, पीलिया हो सकता है और सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है। सेरिब्रल मलेरिया का मतलब है कि बहुत ढेर सारा, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सेरिब्रल मलेरिया का मतलब होता है आपके ये बीमारी, ये बुखार आपके ब्रेन में चला गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे रखनी है, इसके लक्षण हैं। नाउ बचाव क्या हो सकता है, तो आपको पता है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कि कीड़ों को मारने वाली दवाइयाँ, क्योंकि हमें मच्छरों को मारना है, ठीक है। यहाँ पे हमें मच्छरी फैला रहे हैं तो मच्छरों को मारने की कोशिश करनी है। बेड नेट का इस्तेमाल करके, डीईटी वाले इंसेक्ट रिप्लेसमेंट लगाकर और लंबी बाजू के कपड़े पहनकर मच्छरों के काटने से बचें और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए रहने की जगहों को आसपास जमा पानी को हटाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। हम जो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्होंने मार्क कर दिया यहाँ पे। बचाव क्या, प्रिवेंशन हो गया। इलाज क्या कर सकते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पे आर्टिमिसिन, ठीक है, बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी यहाँ पे दी जाती है और से इलाज किया जाता है। दूसरी दवाओं में क्लोरोक्विन है, ठीक है। क्लोरोक्विन जो है आपने देखो बहुत फेमस है। क्यूनोन बहुत फेमस दवाई है आपको देखना। और प्राइमाक्विन जो है ये आपकी बेसिकली मलेरिया की ही प्रॉपर दवाइयाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं। और जब मैं यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ तो आपको बस बेसिकली कुछ दवाइयों, कुछ जो
पर्टिकुलर फेमस बीमारियाँ हैं ना, उनकी दवाइयों के नाम तो ज़रूर याद रखिए। बाकी जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं हाइप है या बहुत ज़्यादा लोग नहीं ध्यान देते, उनकी दवाइयों के नाम नहीं भी याद रखें चलेगा, लेकिन जो बहुत फेमस हैं, जैसे मलेरिया बहुत फेमस बीमारी है, ठीक है, फेमस मतलब है कि खास तौर पे आपको देखने को मिल ही जाती है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी दवाइयों के नाम आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो लिस्मेनिया। ये जो लिस्मेनियासिस है ना, लिस्मेनियासिस ये एक्चुअली प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, और ये कैसे होगी, ये होगी आपके लिस्मेनिया पैरासाइट से, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी लिस्मेनियासिस रख दिया हम लोगों ने। ये जो लिस्मेनिया पैरासाइट है इसी की वजह से होती है, और इन्फेक्टेड मादा ये फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई है ये, ठीक है, ये असल में ये जो फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई है ये असल में वेक्टर है। जैसे मच्छर वहाँ पे वेक्टर था, वहाँ यहाँ पे क्या है, एक फ्लाई है, फ्लाई का मतलब मक्खी होती है, ठीक है, तो ये जो मक्खी वाली कैटेगरी आती है सैंड फ्लाई की, कौन सी, फ्लोबोटोमाइन, ये वेक्टर होता है, और ये लिस्मेनिया क्या है, ये प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में लेकर कौन जाएगा, ये वेक्टर, क्यों, क्योंकि ये मक्खी आएगी और ये हमारे खाने पे बैठेगी, ये आके हमारे खाने को गंदा करेगी, और उससे ये खाना या जो भी है ये हमारे ये प्रोटोजोआ हमारे अंदर जाएगा, और इसके बाद जो बीमारी होगी उसी को हम लिस्मेनियासिस बोलेंगे। इस बीमारी के लक्षण क्या होंगे, तो यह मुख्य रूप से 3 तरह से होता है, 3 तरह से नहीं होता है ये एक्चुअली में, उसकी अलग अलग वो है कि अलग अलग इफेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है, 3 तरह से नहीं, अलग अलग इफेक्ट कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। सबसे पहले जैसे त्वचा पे इसका इफेक्ट होता है, अपने आप ठीक होने वाले या पुराने स्किन अल्सर होते हैं जो पक्के निशान छोड़ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे स्किन में आपको अल्सर हो जाएगा, चोट लग, स्किन में जैसे होंगे आपको चोट लग जाती है ना, वैसा एक स्किन होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी स्किन में आपको एक घाव दिख रहा है, और ये एकदम सूख जाएगा एकदम, आपको इसका निशान आपको हमेशा दिखाई देगा, ठीक है, ये होता है लिस्मेनियासिस। इसके बाद आपके आंत, काला आजार भी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर आंतों पर इसका अटैक होता है ना, तो इसको हम लोग काला आजार बोलते हैं। सबसे गंभीर रूप होता है इसका, जो अंदरूनी अंगों पर असर डालता है, लक्षणों में लंबे समय तक बुखार रहेगा, काफ़ी वजन कम होना, और स्प्लीन और लीवर का बढ़ना, और गंभीर एनीमिया शामिल है, तो ये काला आजार होता है। अगर यही लिस्मेनिया आपके कह सकते हैं ना कि आंतों में अगर जाके इन्फेक्ट करता है, तो आपको जो बीमारी होती है उसको हम लोग काला आजार बोलते हैं, और ये एक अलग तरह का इफेक्ट देता है, तो ये आपके लीवर को, स्प्लीन को स्वेल कर देगा, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा। तो ये अगर त्वचा पे है तो कुछ ऐसा आपको एक इफेक्ट देगा, और अंदर है तो आपके लिए अलग तरह का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से बचाव क्या है, तो इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अपने घरों में फ्लाई को हटाने, फ्लाई को दूर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो फ्लाई अंदर ना आए। इसके अलावा इस्तेमाल करें, सैंड फ्लाई की आबादी को कंट्रोल करें, कीटनाशक वाली जाली के नीचे सोएं, और शाम और सुबह के समय बाहर की एक्टिविटी से बचें, जैसे जब सैंड फ्लाई सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये जो सैंड फ्लाई है वो सबसे ज़्यादा जब एक्टिव होते हैं तब आपको बाहर नहीं निकलना, आपको खासकर खुश करना, घर पे रहो, घर में भी वो जो जाली वाली लगा के रहना, ताकि वो फ्लाई अंदर ना आ पाए, ठीक है। तो जनरली ये फ्लाई इंडिया में इधर हमें नहीं देखने को मिलती है, ये सैंड फ्लाई बेसिकली आपको देखने को मिलेगी जो थोड़े बहुत कह सकते हैं ना, जो डिज़र्ट वाले एरिया है, रेगिस्तान वाले एरिया, उनके आसपास ये फ्लाइज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हर जगह पे आपको देखने को नहीं मिलती। बचाव क्या है, इलाज क्या है, तो क्लिनिकल रूप और इलाके के आधार पर लिपोसोमल ये एम्फोटेरिसिन बी है, ठीक है, ये जो दवा है ना आपकी बेसिकली लिम्फोसोमल एम्फोटेरिन सी बी, ये एम्फोटेरिसिन बी यही है आपकी, और एक है मिल्टेफोसिन, ठीक है, ये मिल्टेफोसिन है, और पैरोमोमाइसिन है, ये आपकी जो दवाइयाँ हैं ये बेसिकली आपको इस ट्रीटमेंट में काम आ जाती हैं, ठीक है। ये लिस्मेनियासिस भी बहुत ही आप कह सकते हो कि खतरनाक बीमारी है और डेंजर, काला आजार से भी आप इसको याद रख सकते हैं, काला आजार अपने आप में काफ़ी फेमस बीमारी में से आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास वो आती है स्लीपिंग सिकनेस। यहाँ पे कारण क्या है, तो इसका ये पैरासाइट ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, ये ट्रिपैनोसोमा, ये प्रोटोजोआ हो गया आपका, ठीक है, की वजह से होता है। और सब सहारा अफ्रीका में पाई जाने वाली ये सीसी फ्लाई जो होती है, सेसे फ्लाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो सीसी फ्लाई है ये कारक हो गया, ये वेक्टर हो गया, ठीक है, ये वेक्टर हो गया। अब यही सीसी फ्लाई मनुष्यों में इस प्रोटोजोआ को लेकर जाएगी जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ठीक है। अब ये जैसे मनुष्यों के अंदर जाएगा ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ये क्या करेगा, तो इसके पहले स्टेज में अगर आप इसके लक्षण देखेंगे तो ये बुखार देगा, सर दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा और खुजली होगी, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज का है। सेकेंड स्टेज में जब हम जाते हैं तो ये पैरासाइट ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है, ठीक है, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, जहाँ से हमारा ब्रेन और ब्लड में एक डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये उसको पार करके हमारे ब्रेन में चला जाता है, ठीक है, जाता है, जिससे कन्फ्यूज़न होगा आपको, ख़राब कोऑर्डिनेशन आपका होगा, आप डिसबैलेंस होने लगोगे।
पर्सनैलिटी में बदलाव आएगा, नींद की गंभीर दिक्कतें होंगी, दिन में नींद का कंट्रोल खत्म होना और रात में नींद ना आना, ये सारी चीज़, इसीलिए इसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे नींद पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, आपको कभी नींद आएगी नहीं आएगी कुछ पता नहीं चलने वाला आपको। ठीक है, तो ये आपकी, क्योंकि ये आपके ब्रेन में एक्चुअली चला जाता है। ठीक, तो वहाँ पे ये आपकी पूरी पूरी जो स्लीपिंग साइकिल होती है ना उसको डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए इसका नाम भी हम लोगों ने स्लीपिंग सीकनेस रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बचाव क्या है, तो बचाव यही कि आप उस मक्खियों से बच के रहिए, क्योंकि वो मक्खी ही हैं जो इसका कैरी करती हैं। तो सीसी मक्खियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित जगहों से बचें। न्यूट्रल रंगों के मोटे कपड़े पहनें, क्योंकि चमकीले या गहरे रंग मक्खियों को आकर्षित करते हैं। और कीड़ों को भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जो भी हम स्किन पे क्रीम व्रीम लगाते हैं ना उनको हम लगा सकते हैं ताकि वो मक्खियाँ हमारे पास ना आए। ठीक, तो ये है आपका, और ये अफ्रीका में ही बेसिकली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अफ्रीका के जो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। तो क्योंकि सीसी फ्लाई बेसिकली वहीं पे हमें देखती हुई मिलती है। बचाव क्या है, तो शुरुआती स्टेज के इन्फेक्शन का इलाज पेंटामाइडाइन, ठीक है, या सुरमीन से किया जाता है। आखिरी स्टेज की न्यूरोलॉजिकल बीमारी के लिए यहाँ पे आपको बेसिकली जो भी दवाइयाँ हैं वो लास्ट स्टेज के लिए देखने को मिलेगी। एफ्लोरनाइथाइन ये जो दवा है ये है, और ओरल आपकी यहाँ पे क्या है फैक्सिनीडाजोल है। ठीक है, तो ये फैक्सिनीडाजोल जो है ये असल में आपकी जो दवाइयाँ हैं, थोड़ी सी दवाइयों के नाम है, तो यहाँ पे आपको दवाई के नाम, जैसे इनके दवाई के नाम याद रखने की उतनी ज़रूरी नहीं है, थोड़े से टफ भी हैं, बट फिर भी मलेरिया वाला आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे वो दवाइयों के नाम आप याद रख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे देश में जो बीमारियाँ हैं ना, असल में एग्ज़ाम में वो उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये अफ्रीका में होने वाली ज़्यादातर बीमारियाँ हैं तो उन पर हम ज़्यादा उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन इनका नाम पता होना चाहिए, किस प्रोटोजोआस हो रहे हैं वो पता होना चाहिए, इनका वेक्टर क्या है ये तो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आप चीज़ों को याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगली जो बीमारी है वो चागास डिजीज़ है। ठीक है, ये अमेरिका में बेसिकली देखने को मिलेगा, तो इसको हम अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं। इसका जो कारण है यह पैरासाइट ट्रिपैनोसोमा से होता है, क्रूजिंग की वजह से होता है, या मुख्य रूप से तब फैलता है जब इन्फेक्टेड ट्राइटोमाइन बग, ये एक तरह की बग होती है। ठीक है, कीड़ा होता है, कीट होता है जिसकी वजह से ये फैलता है, जिसको हम लोग किसिंग बग भी बोलते हैं, का मल काटने के घाव या म्यूकोसल मेम्ब्रेन जैसे आँखें को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको आईज़ को इफेक्ट कर देता है, आपके आँखों को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, लक्षण क्या है, ये एक्यूट फेज़ में अगर आएंगे तो अक्सर लक्षण दिखाता है, लेकिन इसमें बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द और इन्फेक्शन वाली जगह पर सूजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक फेज़ में ये एक्यूट फेज़ में है, ये क्रोनिक फेज़ में, क्रोनिक फेज़ में मतलब बहुत लंबे तक अगर ये बीमारी रह गई तो सालों या दशकों बाद होने पर इससे दिल से जुड़ी गंभीर दिक्कतें, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, और पाचन तंत्र में बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे चागास डिजीज़ में देखने को मिलती है। ठीक है, नाम याद रखना है प्लाज्मोडियम का यानी कि प्रोटोजोआ का, और साथ में आपको नाम याद रखना है वेक्टर का, और कुछ लक्षण आपको यहाँ पे देखने को याद रखना है। ठीक है, बचाव क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ आप बचाव के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, आपकी जो ट्राइटोमाइन बग के छिपने की जगहों जैसे दीवारों छतों में जो पाए जाते हैं को ख़त्म करने के लिए घरों की हालत सुधारें। ठीक है, घरों में जो भी कहीं पे भी अगर आप कहेंगे कि कहीं पे वो कीड़े, और या आपने देखा ना दीवारों में भी कीड़े लग जाते हैं, तो उनको हमें साफ़ सफाई, मतलब उनके लिए हमें कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। घर के अंदर कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और खून के दान की जाँच करें। ठीक है, और जब भी आपको ब्लड को बेसिकली जब आप ब्लड डोनेशन करेंगे तो ब्लड डोनेशन के टाइम पे भी अगर इसके किसी व्यक्ति के अंदर ये प्रोटोजोआ है, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है काफ़ी सालों तक भी रह जाते हैं। ठीक है, तो उस ब्लड के जांच में भी हमें इसके बारे में पता करना पड़ेगा, यही इसके बचाव में। इलाज में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक्यूट स्टेज में बेसिकली हम क्या करते हैं, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, बेंजनीडाज़ोल जो है आपकी, और आपका नाइफरटाइमोक्स। ठीक है, तो नाइफरटाइमोक्स जो है ये, और बेंजनीडाज़ोल जो है ये आपकी दवाइयाँ आपको यहाँ पे काम करती हुई दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर ये जो है आपकी बीमारी जो थी ये हुई, और नेक्स्ट जो है अब हमारे पास जो आता है, अब ये वेक्टर वाले थे जो वेक्टर की वजह से बीमारियाँ फैल रही थी। ठीक है, अब ये जो वेक्टर की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं तो इनके लिए अब हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जो वाटर बॉर्न है। अब ये यहाँ पे किसी वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, ये आपके गंदे खाने में गंदे पानी से भी ये बीमारी आप तक पहुँच सकती है। ठीक है, तो ये वो वाली बीमारियाँ हैं। तो आगे जो आएंगे वो बेसिकली वो वाटर बॉर्न वाली है, जैसे अमीबियासिस। ये अमीबियासिस जो है ये आपके गंदे पानी से ही बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपके आंतों में क्या करता है, अल्सर कर देता है। तो ये अमीबियासिस बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है।
इसका क्या है, यह प्रोटोजोअन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये है, इसकी वजह से आपको ये बीमारी होती है और इसको हम लोग बोलते हैं अमीबियासिस, ठीक है, की वजह से होता है। यह पैरासाइट के सिस्ट वाले इंसानी मल से मिला हुआ पानी या खाना खाने से मल मुंह के रास्ते होता है, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे आपने इन्फेक्टेड कहीं पे आपने देखा होगा, जैसे बेसिकली आपने कभी देखा होगा कि लोग क्या है गाजर या मूली आप जब मार्केट से लाते हो, ठीक है, या फिर आपने मार्केट से मान लीजिए कि लेकर आ गए हैं आप, आपने देखा होगा कि जैसे चने का हरा चना का साग लेकर लोग आ जाते हैं, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा लोग खीरा खाते हैं, आज गर्मियों में खीरा लोग खाते हैं, ककड़ी लोग क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है लोग कभी कभी बिना धोए भी उसको खा लेते हैं। अब सोचिए कि वो कहाँ से आ रहा है, वो एक फील्ड से आ रहा है, खेत से आ रहा है, हो सकता है उस खेत में ऐसा कोई गंदगी पड़ी हो, कोई मल पड़ा हो, जहाँ पे उस मल में क्या हो, इसके ही प्रोटोजोआ के ही स्पोर्स पड़े हों, ठीक है। तो क्या होगा, आपने भी इसको बिना धुले खा लिया और उसके स्पोर्स आपके बॉडी में चले गए उस प्रोटोजोआ के, तो क्या होगा, जैसे ही आपके बॉडी में जाएगा तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वो जैसे बॉडी में जाते हैं वो असल में स्पोर उनके टूट जाते हैं और स्पोर टूटने के बाद वो प्रोटोजोआ बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए वो ये अब क्या हुआ, अब यहाँ पे कोई वेक्टर की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं, कोई मच्छर मक्खी की ज़रूरत है क्या, नहीं, ये आपने गंदे पानी से या गंदे खाने से आपके अंदर आ गए, तो इसीलिए इसको हम लोग अलग कैटेगरी में पढ़ लें। लक्षण क्या होगा, पेट में तेज ऐंठन होगी, पेट फूलना और पेचिस होगी, पेचिस मतलब बार बार आपको क्या होगा स्टूल के लिए और जाना पड़ेगा। खून और बलगम के साथ मल का ढीला होना और क्या है, इन्वेसिव मामलों में पैरासाइट लीवर में जा सकता है जिससे अमीबिक लीवर फोड़े हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, लीवर में आपको बेसिकली स्वेलिंग के साथ साथ फिर फोड़े भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये अमीबा क्या करते हैं, ये फिर आपके फेफड़े में भी घुस जाते हैं, मतलब लीवर में घुस जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। बचाव क्या है, सुरक्षित उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पीने का पानी पिएं, खाने से पहले हाथों को सफाई का ध्यान रखें और साफ़ सफाई का सही सिस्टम बनाएं। ये बेसिकली देखिए, ये बीमारियाँ ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह देखने को मिली, इसीलिए क्योंकि हर जगह पे ऐसा चीज़ें नहीं है। हम अगर अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखते हैं, चीज़ों को साफ़ सफाई से खा रहे हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलाज की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर दवाइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमीबिसाइड्स जो दवाइयाँ जो अमीबा को मार सकती हैं, उनकी वो दवाइयाँ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेट्रोनाइडाजोल है, तो ये आपके यहाँ पे मेट्रोनाइडाजोल जो है ये काम आ जाएगी, ठीक है। टेनिडाजोल है, ये काम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये पैरोमोमाइसिन जो था ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, जो इनके सिस्ट को इंटेस्टाइन में क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये जो बीमारी है हमारे लिए बहुत खतरनाक है, ये बहुत कॉमन बीमारी है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जियार्डियासिस। ये जियार्डियासिस जो बीमारी है, जियार्डियासिस ये बेसिकली जियार्डिया लाम्बलिया जो जिसे हम जियार्डिया डुओडेनलिस भी कहते हैं की वजह से होता है। ये भी एक प्रोटोजोआ ही है। इन्फेक्शन गंदे पानी के सोर्स जैसे जंगल की नदियों या ख़राब तरीके से ट्रीट किए गए म्यूनसिपल पानी में पाए जाने वाले मजबूत सिस्ट के निगलने से होता है, ठीक है। जैसे हम लोग हमारे यहाँ शहरों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, वो नगर निगम से आता है, म्यूनसिपैलिटीज़ से आता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे उन्होंने पानी को साफ़ करने में थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है, ढंग से पानी नहीं साफ़ हुआ है, तो वो कंटामिनेटेड पानी, गंदा पानी हमारे घरों तक आएगा। और घरों में अगर उस पानी में इस प्रोटोजोआ के सिस्ट हुए, स्पोर हुए, तो वो क्या करेगा, फिर हमारे बॉडी में आएगा और हमारे बॉडी में आने के बाद वो हमें क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पे ध्यान देना है। लक्षण क्या है, बहुत ज़्यादा पानी जैसा बहुत ज़्यादा पानी जैसा बदबूदार डायरिया होगा, यहाँ पे चिकना मल जो तैरता रहता है, पेट में ऐंठन होगा, पेट फूलना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस, पेट फूलना वही हो गया, ठीक है। और मतली होगी, मतली मतलब जब उल्टी जैसा लगता है, या फैट और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, ठीक है। और आप जो भी खाएंगे उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, जिससे आपको खाना भी नहीं लगेगा, ठीक है। बचाव क्या, बाहर जाने पर 1 माइक्रोन या उससे कम साइज़ के पोर का इस्तेमाल करके पानी उबालें या फिल्टर करें, रेगुलर हाथ धोएं और बिना ट्रीट किए। कुल मिला के आपको साफ़ सफाई ही रखना है। ये सारी बीमारियों में क्योंकि ये पानी या खाने से ही होने वाली हैं, तो आपको साफ़ सफाई ही रखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। इलाज की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड इलाज में यहाँ पे आपको वही जो दवाइयाँ अभी हमने देखी, तो मेट्रोनाइडाजोल ये आपको देखना पड़ेगा, फिर टेनिडाजोल है ये आपको यहाँ पे, और जो आपका नाइटाजो
जैनाइड है, ये आपको यहाँ पे दवाइयाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो आपका यही काम है कि दवाइयाँ तो आप बाद में याद रखेंगे। सबसे पहले उस प्रोटोजोआ का नाम याद रखिए, किस वजह से हो रहा है वो नाम याद रखिए, उसके लक्षण क्या है वो याद रखिए। ठीक है, फिर जब आपको इतनी बातें याद हो जाए, आप उस पर क्वेश्चन करने लग जाएँ, तो फिर दवाइयों पर भी ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है क्रिप्टोस्पोरोडायोसिस। ठीक है, तो ये क्रिप्टोस्पोरोडायोसिस जो है ये भी हमारी प्रोटोजोआ से होने बीमारियाँ हैं। इसमें आपको बेसिकली क्रिप्टोस्पोरोरीडियम, ये जो आपका प्रोटोजोआ है क्रिप्टोस्पोरोरीडियम स्पीशीज़ की, इसकी वजह से होगा। और उसका ही जो oocyte होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लोरीन डिसइंफेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे पब्लिक स्विमिंग पूल और गंदा पानी, पीने का पानी अक्सर इसके फैलने का सोर्स बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि क्लोरीन से भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम पानी को साफ़ करने के लिए अगर क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं तो ये वहाँ पे भी अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं। ठीक है, तो वैसे साफ़ पानी में भी ये आपको देखने को मिल जाते हैं। लक्षण की बात करें तो पानी जैसा डायरिया, पेट में ऐंठन। ठीक है, डायरिया तो मस्ट है अगर प्रोटोजोआ है तो। पानी जैसा डायरिया, पेट में ऐंठन, डिहाइड्रेशन, बुखार और वजन कम होना। हेल्दी लोगों में यह अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन यह इम्यून सिस्टम से समझौता करने वाले लोगों जैसे HIV एड्स के मरीज में गंभीर जानलेवा क्रोनिक डायरिया का कारण बन जाता है। तो अगर आप हेल्दी हैं, आपको जैसे HIV एड्स जैसी कोई बीमारी नहीं है, कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है, तो आप अपने आप को यहाँ पे बेसिकली सेफ़ मान सकते हैं इस बीमारी से। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, अपने आप भी ठीक हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आपके लिए ये भी जानलेवा बन सकती है। बचाव की बात करें तो पब्लिक पूल में तैरते समय पानी निगलने से बचें। अगर सप्लाई में गंदगी का शक हो तो पीने का पानी उबाल लें, और खेत के जानवरों के आसपास साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और फिर इलाज क्या है, तो यहाँ पे भी कुछ जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरिया वाली कंडीशन है तो आप वहाँ पे कुछ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स चीज़ें ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ORS वगैरह, ठीक है, इलेक्ट्रॉल वगैरह, ये आपने नाम सुने होंगे, तो इनका हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करें। हेल्दी इम्यून सिस्टम वाले लोगों में लक्षणों का समय कम करने के लिए नाइट्रोजोक्साइड दवा की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको थोड़े बहुत याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास होता है बैलेंटिडियासिस। ठीक है, तो बैलेंटिडियासिस जो है ये एक्चुअली में हमारी नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ से बीमारी है यह है, या बैलेंटिडियम कोलाई की वजह से होता है, जो इंसानों को इन्फेक्ट करने वाला एकमात्र सिलिएटेड प्रोटोजोआ है। यह मुख्य रूप से सूअरों में होने वाली एक जूनोटिक बीमारी है, जो सूअर के मल से खराब हुए खाने या पानी से इंसानों में फैलती है। ठीक है, तो अगर सूअर के मल से आपका भोजन या आपका पानी कहीं इन्फेक्टेड हो गया है तो आपको ये बीमारी देखने को बेसिकली मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलेगी। ज़्यादातर इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक होते हैं। सिम्टोमेटिक मामलों में डायरिया या खूनी पेचिस, पेट में दर्द, जी मचलाना, उल्टी और बड़ी आंत में म्यूकोसल अल्सर होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सब के सब क्या करेंगे, आपके जो डाइजेशन वाले जितने भी पार्ट है ना, मतलब जितने भी ऑर्गन है, वहाँ पे आपको ये इफेक्ट करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, बचाव की अगर बात करें तो पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। सूअर के मल के संपर्क में आने से बचें, और खेती या खेती वाले इलाकों में सीवेज का सही ट्रीटमेंट पक्का करें। ठीक है, जहाँ से भी पानी आ रहा है आपके खेतों में, अगर तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि कहीं वहाँ पे सूअर के मल में कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो पा रहा है, पानी ऐसी जगह से तो नहीं आ रहा है जहाँ से हो सकता है सूअर वहाँ रह रही हो और उनसे होकर पानी आ रहा हो, तो क्या होगा कि वो हो सकता है कि वो सूअर कहीं ना कहीं उनका मल उस पानी में मिल गया हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपको, क्योंकि होना सूअर के ही मल से है, तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों से ही बचाव करके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आता है इलाज का मुख्य विकल्प एंटीबायोटिक। तो इलाज के लिए यहाँ पे हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन है। दूसरे ऑप्शन में आयोडोक्यूनोल है और मेट्रोनिडाजोल शामिल है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कई प्रोटोजोआ में ये हमने दवाइयों के नाम देखे हैं। ठीक है, तो जितनी भी दवाइयों के नाम होंगे वो ज़्यादातर खास तौर पे एक जगह पे ही काम आ जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी ये सारे की सारी जो बीमारियां हैं ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आज हमने जो ख़त्म किया है, ये हम लोगों ने किया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों को। और आपको याद रखना है कि सारे की सारी बीमारियों के सबसे पहले आपको सब कुछ याद करने के लिए नहीं भागना है। आप सबसे पहले प्रोटोजोआ के जो नाम है वो याद रखिए, वो किस वेक्टर से हो रहे हैं वो याद रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली वो याद रखिए। कोई स्पेशल सिम्टम है तो उसको ज़रूर याद रखिए। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, अदरवाइज आप देख रहे हैं कि ये तो पेट
सब पेचिस हर बीमारी में लगभग हो रही है, पेट में ऐंठन हर बीमारी में हो रही है, दर्द हर बीमारी में हो रहा है, तो वो तो सब कॉमन हो गया है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर अगर लक्षण है तो उनको हमेशा याद रखिए, ठीक है। और ख़ास तौर पे फिर बचाव क्या हो सकता है वो, क्योंकि ये बचाव उचाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस चीज़ से हो रहा है यही डिफाइन करता है कि बचाव कैसे होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, और साथ साथ में फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं तो उसके बाद आप उसकी दवाइयों का भी नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक हेल्थ ऑफिसर अगर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सारी ही नॉलेज, सारी ही बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो आप अगर कभी फील्ड में जाएंगे तो आप कोई किसी को अगर ऐसे लक्षण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये तो चीज़ें इस बीमारी की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। हालांकि उसके लिए डॉक्टर्स हैं, बट फिर भी आपकी भी जो जिम्मेदारी होगी, कहीं आपको भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपको भी ये सारी बातें पता होंगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में ही सारी बीमारियों के हर एक पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हम चाहते तो जस्ट नाम लिख के और वो सारी चीज़ें लिख के समझ जाते, बट मैंने कोशिश की है कि हम आपको दवाइयों तक की बातों को याद करा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटोजोआ पे आधारित हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग फंगल डिजीज़ यानी कि जो आपकी कवक से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को लेकिन देखिए, कंप्लीट वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। और ख़ासतौर पे जिन्होंने बैच में ज्वाइन किया हुआ है, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए कम से कम, ठीक है। मैं वो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख देता हूँ और मुँह से बोल देता हूँ, तो कम से कम आपको वो चीज़ें पता चलेंगी और याद रहेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका लेक्चर से जुड़ने के लिए।